गुड मॉर्निंग क्लास 12th। ये आपका नेक्स्ट वीडियो है इसी चैप्टर का जो कल आपको स्टार्ट हुआ था, उसी में कुछ आगे की चीज़ें आपको बताई जाएंगी। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है बेयर बोन्स ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम, मतलब एक पाइथन प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें। ये बुक में एज इट इज़ ये फिगर बना हुआ है, ठीक है। तो ये वही फिगर की मैंने उसको बोर्ड पे नोट कर दिया है, ठीक है। इसमें एक प्रोग्राम बना हुआ है, ये जो एरोज बनी हुई हैं थोड़ी देर के लिए उनको भूल जाएं आप लोग। तो इसमें एक प्रोग्राम बना हुआ है, इसमें डेफ cu एक फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है वो इसी क्लास में आपको बताया जाएगा। फिर प्रिंट में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, फिर a इज़ इक्वल टू 15 है, b इज़ इक्वल टू a माइनस 10 है, प्रिंट के बाद है a प्लस 3। उसके बाद नीचे एक लूप लगा हुआ है इफ़ और एल्स, ठीक है। उसके अंदर भी प्रिंट स्टेटमेंट है। तो ये प्रोग्राम खाली आपको डिस्प्ले करने के लिए बताया गया है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ क्या क्या है। देखो जो हैश के साथ है, यहाँ पर देखो ऊपर हैश के साथ है, यहाँ पे कॉलम और ये जो हैश के साथ यहाँ पे है, हैश कॉलम मींस इज द ब्लॉक और हैश इस प्रोग्राम इज द प्रोग्राम। तो हैश के साथ अगर कोई लाइन लिखी जाती है तो वो होता है हमारा कमेंट। कोई भी लाइन अगर हैश के साथ लिखी गई है तो उसको कमेंट बोलते हैं। कमेंट मैंने आप लोगों को पहले बताया है, कुछ ऐसी लाइन्स होती हैं प्रोग्राम के अंदर जिनको कंपाइलर या इंटरप्रेटर रीड नहीं करता है, बस वो कोड को समझाने के लिए लिखी जाती है, तो उनको बोलते हैं कमेंट। उनको कहीं भी इनका कोई यूज़ नहीं है प्रोग्रामिंग के अंदर, फिर भी ये लाइन लिखी जाती है, लेकिन इनको हैश के साथ लिखते हैं, लिखेंगे तब ये कमेंट होगी। अगर हम बिना हैश के लिख देंगे तो ये एरर शो करेगा, ठीक है। तो कमेंट भी प्रोग्राम का एक पार्ट होता है, ठीक है। ये जो है डेफ स्पेस cu की एक फंक्शन नेम ना, ये डेफ जो है ये फंक्शन के लिए यूज करते हैं। फंक्शन क्या होता है वो इसी क्लास में आपको आगे बताया, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंट एक स्टेटमेंट होता है। फिर ए बी जितने भी आपके दिख रहे हैं ये सब हमारे होते हैं स्टेटमेंट, जितने भी आपके ये सारे स्टेटमेंट। ये जो आपको इफ और एल्स वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको ब्लॉक बोलते हैं। वैसे तो ये लूप है लेकिन जनरल लैंग्वेज में ये ब्लॉक है। एक इफ वाला ब्लॉक है और एक एल्स वाला ब्लॉक, इसीलिए इसको ब्लॉक से डिनोट कर दिया गया। ये आपका कमेंट है, ये लाइन, लेकिन ये पूरा ये इफ वाला पार्ट एल्स वाला पार्ट ये होता है ब्लॉक। फिर a इक्वल टू 15, a माइनस 10, a प्लस 3, ये सब हमारा एक्सप्रेशन है। अब इसको सबको एक्सप्रेशन कहा जाता है, जितने भी हैं ये सारे आपके एक्सप्रेशन। उसके बाद यहाँ पर जो ये स्पेस होता है, ये जो स्पेस आपको याद होगा जब भी आप लोग लूप यूज करते हैं तो यहाँ पर अपने आप से स्पेस छूट जाता है। प्रिंट को अगर यहाँ टाइप करते हैं इसके डायरेक्ट नीचे तो वो स्टेट को एरर देगा, और एल्स के अगर यहाँ एल्स के भी अगर डायरेक्ट नीचे करते हैं तो एरर देगा, क्योंकि ये लाइन के अंदर है इसलिए हमको यहाँ स्पेस देना पड़ता है। इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। तो मतलब ये प्रोग्राम के थ्रू बताया गया है कुछ चीज़ें जो प्रोग्रामिंग में यूज़ की जाती हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। इंडेंटेशन क्या होता है, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट क्या होते हैं, ब्लॉक किसको कहते हैं, एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, फंक्शन किसे कहते हैं। ये हालांकि इसका कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन फिर भी जानना ज़रूरी है कि किस पार्ट को क्या कहा जाता है। तो ये जितने भी a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू प्रिंट जो है सब हमारे स्टेटमेंट हैं, ठीक है। उनके अंदर के जो वैल्यूज़ हैं वो सारे हमारे एक्सप्रेशंस हैं। जो ब्लैंक स्पेस है वो इंडेंटेशन होता है, ठीक है। जो लूप लगते हैं वो ब्लॉक होते हैं, दो अलग अलग, एक इफ का ब्लॉक है एक एल्स का ब्लॉक है, ठीक है। ये डेफ के साथ जो डिफाइन किया गया है इसको बोलते हैं फंक्शन, और हैश के साथ जो भी लाइन लिखी जाती है वो होता है कमेंट, ठीक है। ये एक जनरल जानकारी दी जा रही है कि एक प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखो नेक्स्ट जो आपका है वो है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। इनपुट स्टेटमेंट कैसे होते हैं आप लोगों ने सबने यूज़ किए हैं। एक बार देखो सारी चीज़ें आपने यूज़ की हैं, फिर भी इसको एक बार आपको रिकॉल करा रहे हैं खाली से इसके लिए कि आप लोग को फिर से याद आ जाए कि किस किस तरीके से आपने इसे यूज़ किया था। तो इनपुट स्टेटमेंट जब हमें कोई वैल्यू कीबोर्ड से इनपुट करानी होती है तो उसके लिए हम इनपुट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, साथ में हम वेरिएबल का भी यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ नेम इज इक्वल टू इनपुट व्हाट इज़ योर नेम, तो यहाँ नेम एक वेरिएबल है, इनपुट लगा हुआ है व्हाट इज़ योर नेम। जैसे हम इसको मान लो रन कराते हैं तो वहाँ पर हमको अपने आप से वहाँ पे कर्सर डिस्प्ले करेगा कि व्हाट इज़ योर नेम, अपने आप से ये डबल कोट्स के अंदर लिख कर आएगा वहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे। उसके बाद हम जो भी नेम होगा वो एंटर करेंगे। अब ये जो नेम है ये वेरिएबल हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, क्यों? क्योंकि आपको याद होगा पाइथन में जब स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए हमको कुछ सिंटेक्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब वो हम इंटीजर डिक्लेयर करते हैं तो हम इंट लिखते हैं, जब हम किसी वेरिएबल को फ्लोट बनाते हैं तो हम फ्लोट लिखते हैं, लेकिन जब हमको किसी वेरिएबल में हमको स्ट्रिंग वैल्यू लानी है, मतलब अल्फ़ाबेट्स लाने हैं, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी वेरिएबल को हम
जो होता है वो अगर हम डिक्लेयर नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो स्ट्रिंग होता है। तो यहाँ पर ये नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल है। इसमें जैसे ही हम इसको रन कराएंगे तो आउटपुट स्क्रीन पर लिख कर आएगा व्हाट इज़ योर नेम, डबल कोट्स के अंदर है, इसीलिए वो अपने आप से वहाँ पे डिस्प्ले करेगा। उसके बाद हम उसको अपना नाम इंटर करेंगे तो फिर वो अपने आप से नाम को डिस्प्ले कर देगा। उसी तरह से ए जो वेरिएबल है ये इसको हमने इससे इनपुट स्टेटमेंट से पहले हमने यहाँ पर इंट लिख दिया है। तो इंट लिखने से क्या हो गया, ये इंटीजर टाइप का। देखो इसमें एक जल्दी जल्दी लिखने में एक मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर ये जो है यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होगा और ब्रैकेट क्लोज भी होगा। जितनी बार स्मॉल ब्रैकेट ओपन होता है उतनी बार स्मॉल ब्रैकेट क्लोज भी किया जाता है। ठीक है, तो अगर इनपुट अगर हमको जैसे एज है तो इंटर एज हमको नॉर्मली मान लो नंबर्स में लिखनी होती है, तो उसको हमने इंटीजर में डिक्लेयर कर दिया। इंटीजर अगर डिक्लेयर करना है तो हमको इंट लिखना पड़ेगा इनपुट स्टेटमेंट के पहले। तो कोई भी नंबर अगर हमें कोई भी चीज़ हमें कीबोर्ड से इनपुट करानी होती है तो उसके लिए इनपुट स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। उसी तरह अगर कोई वैल्यू हमको फ्लोट में एंटर करानी है तो उसके पहले हमको इनपुट स्टेटमेंट के पहले फ्लोट, यहाँ पर जो बी एक वेरिएबल है इसमें ये फ्लोट टाइप का है। लेकिन स्ट्रिंग के लिए हमको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप से स्ट्रिंग वेरिएबल को ले लेता है। अगर हमने कुछ भी नहीं डिक्लेयर किया है तो भी वो स्ट्रिंग ही होगा। ठीक है, फिर आउटपुट के लिए क्या होता है, आउटपुट के लिए आपको याद होगा यहाँ जो प्रिंट स्टेटमेंट होता है वही आपका आउटपुट स्टेटमेंट। कहीं पर भी हमको आउटपुट डिस्प्ले कराना हो प्रिंट का यूज़ करेंगे, डायरेक्ट आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। प्रिंट हेलो करके अगर हम रन करा दें तो सिर्फ हेलो प्रिंट करके आएगा आउटपुट स्क्रीन पे। प्रिंट 17.5 इसको रन करा देंगे तो 17.5 ऑटोमेटिकली आएगा। तो इसमें प्रिंट स्टेटमेंट आउटपुट स्टेटमेंट है, इसमें जो भी हम वैल्यू डालेंगे ऑटोमेटिकली वो वैल्यू अपने आप से आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई देगी। जो लास्ट में मैंने लिखा है माई नेम इज अमित, तीनों को अलग अलग, चारों को अलग अलग लिखा है डबल कोट्स में, तो ये डबल कोट्स में करके और कॉमा लगा देंगे तो ये चारों चीज़ें एक साथ लिख कर आएंगी, लेकिन बीच में एक एक स्पेस भी आएगा। जब हमको स्पेस लेना होता है तो हम कॉमा का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं लेकिन कॉमा का यूज़ करके करेंगे तो ये चारों माई नेम इज अमित ऐसे पूरा आएगा, डबल कोट्स में नहीं आएगा, अलग अलग आएगा और इसके बीच में स्पेस रहेगा। डबल कोट्स तो वो तो डिक्लेयर कर रहे हैं तो इसलिए उसको डबल कोट्स लगाया जाता है, बाकी वो आउटपुट स्क्रीन पे डबल कोट्स नहीं आता है। तो इनपुट स्टेटमेंट की इनपुट कराने के लिए इनपुट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, आउटपुट कराने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इसके बाद आते हैं आपके डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स देखो इसमें बहुत टाइप के होते हैं डेटा टाइप्स, नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये सब आपने पढ़े हुए हैं। ये सारे हमारे डेटा टाइप हैं। लिस्ट, डिक्शनरी और टपल्स भी होते हैं, ये भी डेटा टाइप्स ही होते हैं, बस ये यूजर डिफाइंड होते हैं, बाकी के हमारे प्री डिफाइंड होते हैं। ठीक है, नंबर में सबसे पहले आता है इंटीजर वैल्यूज। इंटीजर वैल्यूज आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में होते हैं, वही सारे इसमें भी इंटीजर्स होते हैं। बूलियन यस और नो के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ बूलियन होता है। फ्लोट जब पॉइंट्स वाली वैल्यूज यूज़ करते हैं तो फ्लोट का यूज़ करते हैं। अगर हमको कोई नंबर को पॉइंट्स में चाहिए, अगर हम कोई वैल्यू फ्लोट में डिक्लेयर करते हैं तो अगर इंटीजर वैल्यू है तो ऐसे आएगा और ऐसे नॉर्मल वैल्यू है तो वो ऐसे रहेगा। ठीक है, और इंटीजर के लिए आपको पता है -1 -2 और 1 2 इस तरह की वैल्यू आएगी, ये सारी हमारी इंटीजर वैल्यू। जैसे मैथमेटिक्स में होती है इंटीजर वैल्यूज वैसे ही यहाँ पर होती है, यहाँ लेकिन डिक्लेयर करनी पड़ती है। अगर हमने किसी वेरिएबल को इंटीजर डिक्लेयर कर दिया तो वो इंटीजर के फॉर्म में ही वैल्यू लेगा। अगर हम उसे फ्लोटिंग वैल्यू डालते हैं तो फिर इंटीजर वाला पार्ट ही शो करता है, पॉइंट वाला पार्ट को हटा देता है। बूलियन के लिए यस और नो का यूज़ करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो अगर आगे आता है तो उसको बताएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर मैथमेटिक्स में आपने पढ़े होंगे तो वैसे ही इसमें होते हैं, लेकिन थोड़ा उनको डिक्लेयर करने का तरीका वैसे ही, जैसे वो उनको डिक्लेयर करते हैं वैसे ये भी डिक्लेयर होता है, लेकिन इसका यूज़ बहुत कम होता है। जब किसी प्रोग्राम में इस तरह का आएगा तब उसको बताते हैं किस तरह से होता है। ठीक है, स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, नॉर्मली जब डबल कोट्स के अंदर हम कुछ भी, एक स्ट्रिंग का मतलब सिर्फ ABCD से ही नहीं है। अगर हम डबल कोट्स के अंदर कुछ भी डिक्लेयर कर देते हैं तो वो स्ट्रिंग मान लेगा। अब ये अगर हमने डबल कोट्स के अंदर 1 2 3 4 कर दिया तो ये भी स्ट्रिंग है, ये डिस्प्ले तो होगा लेकिन इस पर किसी तरह का कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं होगा। अगर हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया है तो उस पर किसी तरह का कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं होता। अब ABCD नॉर्मली जो अल्फाबेट नेम होते हैं उनमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती है, एड्रेस है उसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, तो उसको स्ट्रिंग में डिक्लेयर करते हैं ABCD कुछ भी, लेकिन हम 1 2 3 भी स्ट्रिंग में कर सकते हैं। बस ये है कि वो कैलकुलेशन का पार्ट नहीं होगा, उस पर हम किसी तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी लिस्ट, टपल, डिक्शनरी ये सब मैंने आपको पढ़ाए हैं, अभी आगे के चैप्टर में आएगा तो फिर से इसको रिवाइज कराएंगे, इसमें प्रोग्राम भी रिवाइज कराएंगे तो वो आपको फिर से याद आ जाएगी सारी चीजें। ये सारे भी आपके डेटा टाइप्स हैं। ब्रैकेट अलग अलग लगे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि ब्रैकेट अलग अलग लगा देने से ये अलग अलग हो जाते हैं, बहुत सब में मेजर डिफरेंस है।
हर डेटा टाइप अलग अलग चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इसको अभी ऐसे खाली तो ऐसे मैंने लिख दिया है, इसको डिटेल में इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि अभी ये फिर से आगे जो रिवीजन टूल सेकंड है उसमें यही सारे फिर से आएंगे, तो उनको वहाँ पर और ज़्यादा अच्छे तरीके से एक बार एक्सप्लेन करेंगे। टपल क्या होता है, लिस्ट क्या होती है, डिक्शनरी क्यों यूज़ करते हैं, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन फिर से एक बार उसको रिवाइज करा देंगे और उनके प्रोग्राम भी आप लोग एक बार फिर से बना लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये सारी चीज़ें रिवाइज इसलिए कराई जा रही हैं क्योंकि आगे की जो भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी, आगे फंक्शन वाला चैप्टर आएगा, जो मेन चैप्टर आपका क्लास 12 का है। ठीक है, तो फंक्शन वाले चैप्टर में आपको जो भी चीज़ें बताई जाएंगी, तो पुरानी चीज़ें ये मान के चला जाता है कि पुरानी चीज़ें आपको आ रही हैं। जैसे मैथमेटिक्स में ही है भाई, मैथमेटिक्स में जो भी कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो तो बार बार थोड़ी ना बताया जाता है। एलसीएम लेना हुआ या कोई भी चीज़ हुई तो बार बार थोड़ी ना बताई जाती है। एक बार किसी क्लास में बता दिया कि एलसीएम कैसे लेते हैं, उसके बाद वो तो कैलकुलेशन का पार्ट बन जाता है, उसके बाद वो तो जहाँ भी यूज़ होगा उसको यूज़ कर लिया जाएगा। तो उसी तरह से लिस्ट, टपल, डिक्शनरी या जो बाकी सारी चीज़ें जो आपको 11th में बता दी गई हैं, अब जो 12th में बताया जाएगा उसमें वो सारी चीज़ें यूज़ होंगी। ये चैप्टर आपके इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन ये सारे चैप्टर जो वहाँ पे थे ये सारे यूज़ करके यहाँ आगे की प्रोग्रामिंग होगी, तो इसलिए इसको बताया जाता है। बाकी इसका पीछे और कोई वजह नहीं है, इसको रिवाइज कराने का एकमात्र मकसद यही होता है क्योंकि आगे की प्रोग्रामिंग में ये सब चीज़ें यूज़ होंगी, तो ये चीज़ आप फिर से रिकॉल कर लें कि आपको याद रहे कि इस तरह से हुआ था। नहीं तो फिर वहाँ आगे जब नए नए प्रोग्राम आएंगे तो फिर वो समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, कुछ मैथमेटिकल फंक्शन है, इसके बाद वो बताते हैं। मैथमेटिकल फंक्शन मैंने कुछ तो बताए थे आपको, कुछ जो नए टाइप के भी हैं वो भी याद देख लो, क्योंकि एक एक नंबर में कभी कभी वो मैथमेटिकल फंक्शन पूछ दिए जाते हैं कि इस फंक्शन का क्या यूज़ है, उस फंक्शन का क्या यूज़ है। हालांकि बुक में दिया हुआ है, पूरा चार्ट बना के अच्छे से दिया हुआ है, लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के फंक्शन है। कुछ तो आपको आप लोगों को याद होगा और कुछ उसमें नए भी हैं। मैंने कहा था ना, कुछ इसमें ऐड ऑन भी हो जाता है। जो पुराना रिवाइज कराते हैं तो उसमें पुराना तो है ही, लेकिन कुछ थोड़ा थोड़ा उसमें ऐड ऑन भी कर दिया है, तो इसलिए वो जानना भी ज़रूरी है कि वो क्या क्या कौन कौन से फंक्शन किस किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि फिर वो काफ़ी दिन हो जाते हैं तो फिर नहीं आ करता है। ठीक है, तो कुछ मैथमेटिकल फंक्शन को यूज़ करके इसको आपको याद होगा एक्सपोनेंशियल फाइंड आउट करते थे, तो उसमें math.exp उसके बाद जो भी वैल्यूज हम पास करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू अपने आप से उसका स्क्वायर करके या क्यूब करके दे देगा। ठीक है, एक तो क्यूब करने का तरीका अलग है कि हम प्रोग्रामिंग का यूज़ करके क्यूब करें, कि मान लो एक वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया b = a*a, तो वो a क्यूब हो गया। लेकिन डायरेक्ट भी अगर करना चाहे तो मैथमेटिकल फंक्शन दिए होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आगे वो बताते हैं कि मैथमेटिकल फंक्शन कौन कौन से नए नए मैथमेटिकल फंक्शन इसमें यूज़ होंगे। देखो ये हैं कुछ मैथमेटिकल फंक्शन, इसमें से कुछ आपके पढ़े हुए हैं, कुछ आपको थोड़े से नए लगेंगे। देखो ये दोनों आपने पढ़ा हुआ है, math.strt, ठीक है, मैंने दो ऐसे दे दिए हैं कि जो आपके से आप फैमिलियर हो, math.strt और math.out। math.strt क्या होता है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए होता है कि math.strt ये इसका सिंटैक्स है कि math.strt नम अंदर हम कोई वैल्यू इनपुट करेंगे। ये इसका एग्जांपल है कि math.strt 81 हमने वैल्यू इनपुट की 81, तो ऑटोमेटिकली 81 का जो स्क्वायर होगा वो डिस्प्ले कर देगा। किसी भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है, सॉरी स्क्वायर मैंने गलत बोल दिया, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो तो हम math.strt, ठीक है, स्क्वायर रूट strt, ठीक है, उससे मिलता जुलता है वर्ड से स्क्वायर रूट से, तो math.strt यूज करेंगे तो डायरेक्टली वो वैल्यू जो इंटर करेंगे उसका स्क्वायर रूट निकाल के दे देगा। लेकिन अगर किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है उसके लिए यूज करते हैं math.out। इसमें क्या होगा, पहला नंबर होता है बेस, ये होगा आपका बेस और ये होगा आपका एक्सपोनेंट। याद होगा आपको एक्सपोनेंशियल वाला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा 6 या 7 में कि उसमें बेस और एक्सपोनेंट होता है कि जो नंबर जिस नंबर की पावर होती है वो नंबर होता है बेस, और जो पावर लगी होती है वो नंबर होता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पर पहला नंबर बेस होगा, दूसरा नंबर एक्सपोनेंशियल होगा। देखो उसके बाद एग्जांपल में देखो math.power = 4,2, तो 4 है बेस और पावर है 2, तो 4 का स्क्वायर मतलब 16। तो मतलब अगर हमें स्क्वायर करना है किसी नंबर का तो हम डायरेक्टली इस मैथमेटिकल फंक्शन का यूज करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि हमने एक वेरिएबल मान लिया, उसमें a ऐसे कर दिया तो भी वो स्क्वायर होगा। लेकिन बहुत सारे कोड का यूज ना करके हम डायरेक्ट मैथमेटिकल फंक्शन का यूज करके भी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, कि हमको कोड का यूज ना करना पड़े, डायरेक्टली मैथमेटिकल फंक्शन लिखा और वो वैल्यू हमारी आ गई। जो बीच के दोनों लिखे हुए हैं ये आपके थोड़े से नए हैं। ठीक है, ऊपर वाले को हटा देते हैं, जिससे बीच वाले क्लियर दिखाई दे आपको, तो ये बीच के दोनों आपके लिए थोड़े से नए हैं, क्योंकि ये पहले वाले उसमें वो वाले बुक में नहीं दिए या दिए भी होंगे तो वहां पर नहीं बताया गया क्योंकि यूज नहीं हुआ। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका यूज होता है, कहीं दूसरे मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ देता है, इसीलिए इसको जोड़ देता है, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं। कभी
है वो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए होता है। आपको याद होगा मैथमेटिक्स की 8th में क्लास में ऐसे करके होता है, मॉड निकाल दो उसकी वैल्यू 1 आ गई और +1 का मॉड निकाल देते तो भी उसकी वैल्यू 1 आ गई। तो ये वही ये जो चीज है ये वही चीज है कि अगर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पॉजिटिव नंबर की एब्सोल्यूट की वैल्यू निकालेंगे तो भी पॉजिटिव नंबर आएगा और नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो भी पॉजिटिव नंबर आएगा। देखो यहाँ मैथ डॉट स्क्वायर 1.0 लिखा है तो भी 1.0 आ रहा है, -1.0 लिखा है तो भी 1.0 आ रहा है। तो ये वही एब्सोल्यूट वैल्यू वाले के लिए यूज करते हैं। 7th या 8th किसी क्लास में बताया जाता है, ठीक है। तो ये मतलब ये तो आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं, बाकी जहां पर भी आता है उसके अकॉर्डिंग उसको यूज करेंगे। जैसे भी आपको कहीं पे यूज होगा तो उसको उस फंक्शन को डायरेक्टली यूज करेंगे। दूसरा फंक्शन जो है ये भी आपके लिए नया है, मैथ डॉट फ्लोर। ये फ्लोर उस फ्लोर डिवीजन से उसको कंपेयर ना करें, वो फ्लोर डिवीजन अलग होता है, ये फ्लोर अलग है। यहाँ पर ये फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन जो होता है मैथ डॉट फ्लोर, इसमें करते क्या है कि इसमें जब भी हम कोई वैल्यू पास करेंगे कि मैथ डॉट फ्लोर उसके अंदर कोई नंबर पास करेंगे तो ये फंक्शन जो है वो इंटीजर वैल्यू देगा लेकिन उस नंबर से छोटी। अगर इसके अंदर हम कोई फ्लोटिंग वैल्यू भी डाल देंगे, ये फ्लोर और फ्लोट में कंफ्यूज मत होना, फ्लोर अलग है फ्लोट अलग है, तो इसमें अगर हम कोई डेसिमल नंबर भी डाल देंगे तो ये हमें इंटीजर वैल्यू मतलब उसी का इंटीजर वाला पार्ट दे देगा। पॉइंट तो लगा हुआ है वैसे ही लेकिन उससे छोटा देगा। जैसे हमने 1.0 कर दिया तो वैल्यू आएगी 1, अगर हमने -1.003 कर दिया तो वैल्यू आएगी -2, क्योंकि -2 छोटा होता है -1 से, तो उसके नियरेस्ट उससे छोटी वाली वैल्यू देगा, उससे जस्ट नियरेस्ट उससे छोटी वैल्यू। 1.5 करेंगे तो भी 1 देगा, -1.5 करेंगे तो भी 2 देगा, क्योंकि -2 छोटा होता है -1 से। इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत बार झटके में देखने में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि -1.3 है तो उससे छोटी, -2 छोटा कैसे, -2 छोटा है -2, इसमें अगर हम बड़ी वैल्यू देते हैं डेसिमल वाली तो भी उसका नियरेस्ट इंटीजर जो होगा वो देगा, छोटी और चाहे वो नेगेटिव में देंगे तो भी एज इट इज होगा कि -1 देंगे, -1.5 -1.6 देंगे तो भी हमारी वैल्यू आएगी -2, ठीक है। तो ये फंक्शंस का 1 मार्क्स में पूछा जाता है। और भी है 2 देखो 3 और जो आपके इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं जो थोड़े नए हैं, एक आपका है मैथ डॉट डिग्री और एक है मैथ डॉट रेडियन, और तीसरा वाला बाद में बताते हैं, पहले डिग्री और रेडियन वाला जान लो। देखो मैथ्स में आप लोगों को याद हो शायद, या नहीं याद होगा तो राजेश सर से एक बार पढ़ लेना कि जो एंगल होता है, कोई भी एंगल जो होता है उसकी मेजरमेंट के लिए 2 यूनिट होती है। एक तो नॉर्मली डिग्री का यूज़ करते हैं और एक रेडियन भी एक यूनिट होती है। किसी भी एंगल की मेजरमेंट के लिए रेडियन भी एक यूनिट होती है। शायद आप लोगों को याद होगा, नहीं याद होगा तो एक बार आप राजेश सर से पूछ लेना, कंफर्म कर लेना, ठीक है। अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इनको फिर से डिफाइन करूँ क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो अगर हमको रेडियन में कोई वैल्यू दी हुई है, हमको उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मैथ डॉट डिग्री का यूज़ करेंगे और रेडियन वाली वैल्यू नम की जगह पे पास कर देंगे। तो जो भी एंगल की मेजरमेंट रेडियन में गिवन है वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक उसका जस्ट उल्टा होता है कि अगर हमको कोई मेजरमेंट हमको रेडियन में चाहिए, अगर डिग्री में कोई एंगल दिया हुआ है डिग्री में गिवन है, उसको हमको रेडियन में चाहिए होगा तो उसके लिए हमको कुछ नहीं करना होगा, बस वो डिग्री को हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। मैथ्स डॉट रेडियन से हमको रेडियन मिलेगा क्योंकि यहाँ पर हम डिग्री इनपुट करेंगे, और मैथ्स डॉट डिग्री में हम रेडियन इनपुट करेंगे तो हमको डिग्री मिलेगी, मतलब जो फंक्शन लगा है वो वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ रेडियन लगा है तो रेडियन मिलेगा लेकिन वैल्यू इंटर होगी डिग्री की। तो मैथ डॉट रेडियन में हम डिग्री इंटर करेंगे नम की जगह पे, तो वो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर देगा। वो मैथमेटिकली होता है लेकिन यहाँ तो फंक्शन है तो यहाँ इसमें तो सारे मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं लेकिन वो डायरेक्ट वैल्यू हमको देते हैं। लास्ट जो आपका एक थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का मैथमेटिकल फंक्शन है वो ये है मैथ डॉट एफ मोड। एफ मोड में क्या करता है, ये मॉडुलस वैल्यू देता है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि मॉड क्या होता है, जो रिमाइंडर होता है उसको बोलते हैं मॉड। यहाँ पर कंप्यूटर की लैंग्वेज में कि अगर हम 3 को डिवाइड करते हैं 2 से तो अगर 2 1 जा 2 तो हमारा रिमाइंडर आएगा 1। तो ये जो एफ मोड होता है ये हमें मॉडुलस फाइंड आउट करके देता है, मतलब वो रिमाइंडर जो होता है अगर 2 इंटीजर वैल्यूज हैं तो उनका रिमाइंडर फाइंड आउट कर देगा। तो यहाँ पर 2 वैल्यूज होंगी, एक x होगा एक y होगा, तो यहाँ x डिवाइड होगा y से, उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा। जो क्वोशंट आएगा वो नहीं करता है, जो रिमाइंडर आता है सिर्फ वो करता है। फ्लोर डिवीजन में सिर्फ क्वोशंट आता है, लेकिन यहाँ पर अगर हमको सिर्फ रिमाइंडर फाइंड आउट करना है कहीं पे, क्योंकि रिमाइंडर फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ती है, याद करो
जब इवन ऑड वाला प्रोग्राम होता था तो उसमें क्या होता था कि अगर भाई रिमाइंडर 0 आएगा तो नंबर इवन है, अदरवाइज ऑड है। तो उसी प्रोग्राम को हम इस एफ मोड के यूज़ करके भी बना सकते हैं। भाई जैसे मैथमेटिक्स में होता है कि सेम क्वेश्चन को हम अलग अलग तरीके से करने के मेथड होते हैं, तो उसी तरह कंप्यूटर में भी एक ही प्रोग्राम को हम कई तरीके से बना सकते हैं। हम कोड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेंथी कोड का यूज़ करके भी वो इवन ऑड फाइंड आउट कर सकते हैं। और हम डायरेक्टली अगर हम एफ मोड का यूज़ करना चाहें कि मान लो हमने दे दिया कि इफ़ एफ मोड इज इक्वल टू 0 देन मैथ डॉट एफ मोड ब्रैकेट में मान लो वैल्यू दे दी तो जो आएगा वो हमारा इवन नंबर होगा, अदरवाइज ऑड होगा, एल्स ऑड होगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये मैथमेटिकल फंक्शन इसीलिए होते हैं कि जब प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा बड़ी होने लगती है तो वहाँ हर छोटे कोड को नहीं लिखा जाता है, ऐसे ही मैथमेटिकल फंक्शन यूज़ कर दिए जाते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में भाई मल्टीप्लिकेशन छोटी क्लास में बताया जाता है, लेकिन उसका स्क्वायर करना बड़ी क्लास में बताया जाता है। स्क्वायर करते ही सीधे वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है, वही चीज़ है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शन का यूज़ किया जाता है। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इन पर जोर दिया कि ये जो नए वाले फंक्शन, पुराने वाले फंक्शन तो वही है, साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टैन की वैल्यू, वो सब वैल्यू इंटर करो, उसकी वैल्यू निकाल के देता है। डिग्री इंटर करो, बता देगा कि tan 30 डिग्री क्या होगा, कितना होगा, डायरेक्ट बता देता है। उसमें हमको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती है। ठीक है, तो उसी तरह से ये फंक्शंस भी यूज़ किए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मैं इन पर जोर दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। 1 मार्क्स में पूछे जाता है व्हाट इज द रोल ऑफ एफ मोड फंक्शन, या व्हाट इज द रोल ऑफ रेडियन फंक्शन, व्हाट इज द रोल ऑफ डिग्रीज फंक्शन। तो ये सारा कुछ आया है। ठीक है, तो लगभग आधी जो आपका पहला रिवीजन टूर है, इसका आधा पार्ट इसमें कवर हो गया है। जल्दी मैंने इसीलिए कवर किया है क्योंकि अगर इसको फिर से पढ़ाएंगे तो फिर तो पूरे 6 महीने निकल जाएंगे। तो बाकी जो भी चीज़ें हैं उनको हल्का आगे जो आपका डिक्शनरीज हैं, टपल्स हैं, ठीक है, लिस्ट है, ये सब भी आगे रिवीजन 2 में आएगा, तो उसको जल्दी एक्सप्लेन कर देंगे। और इसके प्रोग्राम भी आप लोगों को सेंड कर देंगे पुराने वाले। तो आप लोग प्रोग्राम भी एक बार आप लोग ऐप के थ्रू बना लें। कैसे ऐप कैसे इंस्टॉल करना है वो 1-2 दिन में मैं आप लोगों को एक वीडियो बनाऊंगा मोबाइल के थ्रू, तो उसमें बता दूंगा कैसे ऐप को इंस्टॉल करते हैं। तो उससे आप लोग इंस्टॉल करके उस ऐप के थ्रू प्रोग्राम बनाएं, क्योंकि प्रोग्राम नहीं बनाएंगे तो क्योंकि मैक्सिमम पार्ट जो है इसमें प्रोग्रामिंग वाला ही है, प्रोग्राम ही ज़्यादा आते हैं, बाकी थ्योरी वरी तो थोड़ी बहुत आएगी। तो प्रोग्रामिंग से भागा नहीं जा सकता। प्रोग्रामिंग, एरर फाइंडिंग और डायरेक्ट प्रोग्राम बनाना, ये सब आना ज़रूरी है। तो धीरे प्रैक्टिस करते आ जाएगा। उसके बाद एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो सिर्फ प्रोग्रामिंग वाले पार्ट पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अभी तो भाई जल्दी पहले थोड़ा सा आपका कोर्स को आगे बढ़ा लेना है कि जब उसके बाद जब रिवीजन का टाइम आएगा तब सिर्फ प्रोग्रामिंग ही पढ़ाएंगे। तो थ्योरी से कोई खास मतलब नहीं होगा, थ्योरी आप लोग लर्न करें और प्रोग्रामिंग वाले पार्ट पे ही रोज़ प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिससे आपकी प्रोग्रामिंग स्ट्रांग हो जाए। याद करो जैसे मैंने 10th में कराया था कि लास्ट में मैंने सिर्फ HTML ही आप लोगों को बताया था। HTML उससे रिलेटेड चीज़ें ही कराई थी, जिससे कि HTML वाले पार्ट में कोई गलती ना हो, क्योंकि 10th वाले कंप्यूटर वाले एग्जाम में HTML ज़्यादा मेजर पार्ट था। तो उसको लास्ट में रिवीजन वाले में सिर्फ HTML बताई थी। वैसे ही यहाँ रिवीजन वाले में आपको प्रोग्रामिंग और डेटाबेस वाली चीज़ें ही बताई जाएंगी जब रिवीजन कराएंगे। तो अभी तो कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें क्लियर करते चलेंगे, प्रोग्रामिंग भी होगी साथ में, लेकिन जो प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस है वो तो एक बार कोर्स खत्म होगा तो महीने भर का डिफरेंस रहेगा। तो महीने भर में तो अच्छे कायदे से तो हो सकता है आपकी लंबी क्लासेस भी चलेंगी उस समय जैसे पहले चलती थी, तो वो सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग डेली जितना बताया जाए वो वीडियो देखो ज़रूर, सारी चीज़ें करो ज़रूर, क्योंकि अगर डेली आप लोग नहीं पढ़ोगे तो स्कूल का कोई भरोसा नहीं कब खुलेगा। स्कूल के भरोसे अगर आप लोग बैठेंगे, एग्ज़ाम अपने टाइम पे होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, वो भी एक अनुमान है, 100% श्योरिटी कोई नहीं दे सकता। एक अनुमान है कि मान लो अब फरवरी से स्टार्ट होना होगा तो मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जब कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम हो रहे हैं तो आपके मेन एग्जाम्स भी होंगे। कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम इसी महीने हैं, थोड़े से वो डिले हुए हैं 1-2 महीना, तो वैसे ही आपका भी 1-2 महीने डिले हो सकता है, उससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। ये मत समझना कि एग्ज़ाम बहुत लेट में होंगे या नहीं, या स्कूल खुलने के बाद डिसाइड होगा, क्योंकि अब सबने गवर्नमेंट ने भी मान लिया है कि ऑनलाइन पढ़ाई जैसे भी चल रही है, अच्छी बुरी खराब जैसी भी आप लोग समझो, जैसे जिस भी तरीके से चल रही है, तो वो चल रही है, तो फिर उसकी बाकी चीज़ें भी उसी तरह से होंगी। सारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सारी चीज़ें टाइम टू टाइम आई हैं, तो एग्ज़ाम भी अपने टाइम से होगा। ठीक है, तो आप लोग डेली, देखो हम लोग सिर्फ कह सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी है। डेली आप लोग वीडियोस भी देखो, पुराने वीडियोस में जहाँ पे नहीं समझ में आता वहाँ से भी चीज़ें पूछ सकते हो, लेकिन करना आपको खुद ही है, क्योंकि यहाँ पर क्लास में कोई नहीं है। हम लोग मान के चल रहे हैं कि आप लोग पढ़ रहे हो, बाकी खैर आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, वो तो आप ही लोग बेहतर जानेंगे। लेकिन यहाँ टीचर सब मान के चल रहे हैं कि वीडियो जा रहा है तो सारे बच्चे देख रहे हैं, लेकिन वो व्यूज़ से पता चल जाता है कि कितने लोगों ने देखा, कितने ने नहीं देखा। तो प्लीज़ आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि एग्ज़ाम होगा ये 100%।